संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। देखिए, सबसे बड़ी संख्या, पहले हमने कहा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9। अगर हम 9 में 1 जोड़ देंगे, 9 में 1 जोड़ा तो हो गया 10। 10 यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह हम कितने भी अंकों की, जैसे सपोज किया हमने आपसे बोला 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? बहुत सरल है, इसको आप कभी कभी नहीं भी याद रहता तो हमेशा याद रखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक 0 और एक 1। ऐसी कितनी भी अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 0 1 1, 3 की, 2 0 1 1। 4 अंकों की, 3 0 1 1। कितने 0? 3 0 1 1। ऐसी बड़ी संख्या में चाहे हमसे कितनी भी बार एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक, कितने भी अंक, उतनी बार हमें 9 लिखना है। सपोज मैंने आपसे पूछा बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? मैंने क्या पूछा आपसे? 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैंने कितने अंकों की पूछी है? 5। हमें 5 बार 9 लिखना है। 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9। तो ये हमारी हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमसे कोई कहीं भी कैसे भी नींद में भी पूछ ले, एक अंक की सबसे छोटी संख्या? नहीं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या? 9। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या? 0 0 1। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या? 7 बार 9। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या? 6 0 और 1 1। 7 अंक में 1 हटा के बाकी सब 0 लगा दो। इस तरह हम कभी भी कहीं भी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को बता सकते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, वह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। कभी कभी हमें नहीं पता होता, हम कंफ्यूज, अरे इन्हें हमें कोई संख्या तो लिखी नहीं, लेकिन हम बताएंगे कैसे? बहुत से लोग ध्यान रहते, लेकिन उनने लिखा है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 0 1। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और इसका क्या पूछा है? जोड़। इस तरीके से करके हम बता सकते हैं। इस तरीके से हम कितनी भी संख्या को जोड़, घटाए, गुणा, भाग हर तरीके से बता सकते हैं। अभी हमने सीखा था कि 2 अंक की छोटी संख्या और उसका जोड़ सीखा था। अब हम कहेंगे घटाए का सवाल दे रहे हैं, कितने बच्चे कर पाएंगे, कितने नहीं कर पाएंगे बताइएगा। मैंने लिखा है 5 अंक की सबसे बड़ी व 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अंतर माने क्या होता है? सबसे पहले बताइए। अंतर माने घटाओ। अंतर माने घटाओ। 5 अंक की सबसे बड़ी, अब हम सबसे पहले लिखेंगे 5 अंक की
सबसे बड़ी। कितने बच्चे बता पाएंगे? हैंड रेस करेंगे अपना अपना। अगर नहीं बता पाएंगे तो 5 अंक की, मेरे पास 5 है, एक हाथ में 5 उंगली, यानी 5 बार क्या? 9। 5 बार 9। 1 2 3 4 5। उसके बाद अपना क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर है सबसे छोटी संख्या, कितने अंक की? 4 अंक की। 4 अंक की सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब हमें 4 अंक की, हमेशा याद रखिए, घटाएंगे तो पीछे से लिखेंगे। 4 अंक की बोलना है तो एक तो हटा दो, जीरो कितने लगेंगे बच्चों? 3। 1 2 3 और ये 1 हो गई 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। और इसका अंतर, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गई 8। ये हो गई इसका अंतर। समझ में आया? अब ये जोड़ हो गया, घटाए हो गई, गुणा। सब बच्चे घर से करेंगे। अब हम गुणा का और भाग का क्वेश्चन दे रहे हैं, ये मैं अगले एपिसोड में पूछूंगी आपसे। ये है गुणा का, सब बच्चे करके रखेंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी व 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का गुणा। मैं लिख के रखती हूँ, आपको सिर्फ करना है। 3 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की, सब मुझे आंसर दिखाएंगे। अंक की सबसे बड़ी, 1 2 3। 2 अंक की सबसे छोटी, इसका गुणा। सब बच्चे करके रखेंगे। भाग में दे रही हूं, एक क्वेश्चन भाग का भी दे रही हूं। 2 अंक की सबसे बड़ी, बहुत सरल है ये, संख्या में 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आएगा? सब बच्चे करके रखेंगे इसको। ध्यान रखिएगा, संख्या का मेल जरूर देख लेना। अगर आपने संख्या गलत लिखी तो आपका भाग गलत हो जाएगा। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? जहाँ हमें अपने रहने के लिए खाना मिल पाए, सुरक्षा मिल पाए, और हमारे रहने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी हमें अवेलेबल हो जाए, वहीं पे हम रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से जैसे हम लोगों को रहने के लिए अपने अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती हैं, इसी तरीके से जीव जंतुओं को भी अपने रहने के लिए अपने अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती है, और जहाँ वो रहते हैं उसे उनका वास स्थान कहते हैं। वास स्थान के अनुरूप हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं जीव जंतुओं को। पहले होते हैं थलचर। थल मतलब क्या होता है? जमीन, जमीन को ही थल कहा जाता है। तो जो जमीन पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सबको थलचर कहा जाता है। सेकंड आता है जलचर। जलचर कौन होता है? जल इन द सेंस पानी, जो लोग पानी में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जैसे मछली। थर्ड आता है नवचर, जो आकाश में उड़ सकते हैं, जिनके पास पंख होते हैं उन्हें कहते हैं नवचर, जैसे कौवा, चिड़िया, बहुत सारे हैं इस तरीके से। लास्ट आता है उभयचर। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, जैसे मगरमच्छ। मगरमच्छ पानी के अंदर भी रह लेता है इजीली और
बाहर भी निकल आता है। तो इस तरीके के जो जीव जंतु होते हैं जो दो जगह रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर। इस तरीके से हमारा कैटेगराइजेशन हो गया 4 पार्ट्स में। अब सेकंड चीज आती है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? मेनली अनुकूलन अभी जिस तरीके से बताया कि उनके रहने के लिए जगह जहां उन्हें प्रॉपर मिल जाए, जहां पे उन्हें खाना मिल जाए और जहां पे उनके शरीर की जो बनावट होती है वहां पे एग्जिस्ट करने के लिए उन्हें हेल्प करे, वही उनका अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन जैसे अब एक एक हम बात करते हैं जलचर की। मछली पानी में ही क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बना हुआ है कि वो सिर्फ पानी में ही सरवाइव कर सकती है। सबसे पहले उसकी जो बनावट होती है वो किस तरीके की होती है? कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके की होती है ना कुछ। ये ड्राइंग बहुत खराब है जो भी बना पा रही हूँ। तो इसकी शेप कुछ कुछ किस तरीके की लगती है? बचपन में नाव सबने बनाई है, कुछ इस तरीके की नाव बनती है। सिर्फ नाव ही पानी में तैर सकती है। अभी हम एरोप्लेन को तैराएंगे वो तो नहीं तैर पाएगा, उसकी बनावट अलग है। तो इसकी जो बनावट है मछली की वो किससे मैच हो रही है? नाव से। इसीलिए ये पानी में तैर पाती है। इसकी जो पीछे वाली ये पूंछ होती है और यहाँ पे जो इसके पंख होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? जैसे नाव के साथ में जो पतवार लगी होती है, इस तरीके की पतवार होती है। इस पतवार की तरह काम करती है जो पानी को पीछे की तरफ ढकेलती है और मछली आगे की तरफ मूव करती है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड इसका जो गलफड़ा होता है, अब पानी में रहेगी तो पूरा पानी पेट के अंदर चला जाएगा। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचेंगे, मेनली बच्चे, कि वो पानी पी जाती होगी, क्योंकि अगर हम लोगों को पानी में फेंक दिया जाए तो पानी सारा पेट में चला जाता है। लेकिन इसके साथ में क्या होता है? इसका जो गलफड़ा होता है उसमें यहाँ पे एक झिल्ली लगी होती है, एक लेयर जैसी होती है कि पानी वहां तक जाता जरूर है लेकिन उससे टकरा के वापस लौट आता है और जो ऑक्सीजन होती है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एक तरीके से ये इसका श्वसन क्रिया होती है कि पानी को बार बार अंदर लेना फिर बाहर निकालना। और कुछ बुलबुले बनते हैं, जिसने भी मछली को करीब से देखा होगा तो पानी में क्या होता है, जब मछली श्वसन करती है तो बुलबुले बनते हैं। वो बुलबुले क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है और उस पानी को बाहर निकालती है मुंह से। तो इस तरीके से इसमें श्वसन होता है। सेकेंड आती है इसकी आईज। इसकी आईज पे भी एक लेयर जैसी बनी होती है। तो वो लेयर क्या होती है? इसकी आईज के अंदर पानी जाने से रोकती है। हम ह्यूमंस में भी वो चीज होती थी पहले, लेकिन क्या हुआ, हमने उसका यूज करना बंद कर दिया क्योंकि हम लोग पानी में रहते नहीं है। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। ऐसे बहुत सारे ऐसे 3 अंग हैं हमारी ह्यूमंस में भी जो कि यूज न करने की वजह से विलुप्त हो गए हैं। तो ये सारी जो संरचना है, इसकी शारीरिक संरचना, ये इसे किसमें हेल्प कर रही है? पानी में रहने के लिए। इसीलिए जलीय जीव कहा जाता है। और जैसे उभयचर की बात करें, बतख या मेढक, इसके पैरों को अगर देखा जाए तो पैर इसके कैसे होते हैं? तो इसके जो पैर होते हैं उसमें जाली जैसी संरचना बनी होती है। उस संरचना से क्या होता है कि ये पानी में भी रह लेते हैं, पानी में स्विमिंग करने का काम कर लेते हैं, वही सेम पतवार जैसा काम हो जाता है, और जमीन पे चलने का भी काम कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है थल पर रहने वाले, जैसे शेर जमीन पर रहता है। इसको सबसे कहाँ रहता है? ये जंगल में। तो जंगल में ये रहता है तो उसमें इसका कलर कैसा होता है? कुछ कुछ मिट्टी जैसा होता है। ये इसको हेल्प करता है कि जब खतरा आए या कोई शिकारी आए तो उस टाइम ये अपने आप को मैदानों में छुपा सके। इसके पंजे बहुत नुकीले होते हैं, बहुत लंबे लंबे नेल्स होते हैं इसके, उनका यूज करता है ये शिकार करने के लिए, शिकार को एक ही बार में दबोचने के लिए। इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं और बड़े होते हैं, उनको ये, क्योंकि ये मांसाहारी है तो चीड़ फाड़ करने के लिए यूज करता है। इसकी भी संरचना इसको थल पे रहने के अनुकूल बना रही है, इसको जंगल पे रहने के अनुकूल बना रही है। हिरन शाकाहारी होता है तो इसके जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि ये किसी भी पेड़ के तने को आराम से खा सके। अपने सरवाइव करने के लिए भोजन चाहिए होता है, तो भोजन खाने के लिए इसके दांतों की संरचना इसके भोजन के अनुरूप बनी हुई है। सेकंड, इसके कान सामने की तरफ आंखें होती हैं, साइड में इसके कान होते हैं। उनका यूज होता है कि जब भी कोई खतरा आए तो ये बहुत हल्की सी आहट भी पहचान लेता है और बहुत जल्दी से सतर्क होके वहां से भाग जाता है। ये इसकी संरचना है। सब सीखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बादल बनाएंगे। बादल के अंदर से कुछ अक्षर लिख दिए मैंने।
3 अक्षर भी बना सकते हैं, 4 अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हैं। अब देखो ये क्या है, हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया का, ठीक है, और ये क्या है माँ। इन दोनों को ऐसे जोड़ के बनाया हमने, तो क्या बना हमारा कम। ऐसे अब ले लो बा, ले लो बा जमा ला, तो क्या बना हमारा बल। इसी तरह 3 अक्षर की भी बना सकते हैं हम लोग, जैसे चलो ना ले लिया हमने, ना मा क, तो क्या बना ये हमारा नमक। आपको परिवार के विषय में बताएंगे। परिवार, सबसे पहले हम बताएंगे परिवार किसे कहते हैं। परिवार किसे कहते हैं। परिवार उसे कहते हैं जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। परिवार जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। परिवार एक तो एकल परिवार, और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन होते हैं? एकल परिवार में वे होते हैं सिर्फ उनके मम्मी पापा और उनके बच्चे। एकल परिवार में मम्मी पापा और उनके बच्चे निवास करते हैं, और संयुक्त परिवार में पूरा परिवार होता है जिसमें चाचा चाची, दादा दादी और सभी लोग निवास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एकल परिवार के विषय में और संयुक्त परिवार में। अब देखो एकल परिवार के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और संयुक्त परिवार के क्या फायदे और नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में ये सबसे ज्यादा फायदे क्या होता है? ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करने के लिए हमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है। जैसे कि अगर हमारे सपोज कीजिए कि हमारा बच्चा ही बीमार हो गया, तो उसमें हमारे चाचा होते हैं, चाची होती है, दादा होते हैं, दादी होती है, तो वो सब उनकी देखभाल कर सकते हैं। दूसरा, ये एकल परिवार में क्या है कि एकल परिवार में हमें सारी जिम्मेदारी अपने आप ही निभानी होगी। कैसे कि अगर हमें बच्चा स्कूल छोड़ना है तो वो हमारी जिम्मेदारी, अगर हमें बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना है, तो हमारी जिम्मेदारी। तो एकल परिवार में सारी जिम्मेदारी अपने माँ बाप के ऊपर हो जाती है। जबकि संयुक्त परिवार में क्या है? संयुक्त परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आपस में सहयोग की भावना रखकर एक दूसरे की देखभाल करते हैं। मेरी जॉब लगी, मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन है ना बच्चे थे, सब पूरा घर देख रहा था, तो मेरे को जाना ही नहीं था। पर है ना सासू माँ ने, मम्मी ने बोला कि नहीं तुम जाओ, तो उन्हीं की दम पे आज मैं कहा जाए तो मैं जॉब में हूँ, अन्यथा मैं जॉब में होती ही नहीं। सही मुझे नहीं है कि ठीक है संयुक्त परिवार में अपनी कुछ चीज़ों को है ना दबा के भी रखना पड़ता कि नहीं है कि अरे इनको अच्छा नहीं लगेगा या ये नहीं हो पाएगी, लेकिन फ़ायदे हैं। जैसे कि है ना परिवार में किसी भी तबीयत लो या है ना किसी भी मामले में, तो कभी भी कोई भी इमरजेंसी आए तो आप तुरंत होकर जा सकते हो कि पीछे से आपका घर दिख जाएगा, बच्चे दिख जाएंगे। और संस्कार भी काफ़ी तरह के बच्चों को मिलते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई तो है, थोड़ा बहुत होता ही है, सब देखते हैं, लेकिन है ना कि परिवार में बच्चे को कैसे रहना चाहिए, छोटे बड़े का आदर का भी बहुत फर्क पड़ता है। एकल परिवार में ये सब चीज़ें नहीं होती, कोई आ भी जाए तो बच्चों को बहुत खराब सा लगने लगता है कि अरे इतने लोग हमारे घर में क्यों आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से यूज ऑफ इज, एम, आर। ये हमारे यूज होते हैं। इज मीन्स है और एम ही, आर मीन्स है,
बट इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है, अलग अलग हम सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मैं दौड़ रही हूँ, है ना, अगर हमने बोला मैं दौड़ रही हूँ, आई एम रनिंग, तो यहाँ पे हूँ, जो हमने हूँ का यूज किया है यहाँ पे, तो हमने क्या यूज किया उसकी जगह एम। तो जिस भी सेंटेंस में जो इस तरह के सेंटेंस होंगे जहां पे हूँ आएगा, मतलब मैं ये कर रही हूँ, उसमें हम एम का यूज करेंगे। ऐसे ही है, इज मीन्स है। किसी भी चीज के बारे में हम बोलेंगे ये चौक है ना, दिस इज ए चौक, दिस इज हमने यूज किया है, ये चौक है। किसी भी चीज के बारे में हम बोलेंगे ये फैन है, दिस इज ए फैन, दिस इज मतलब वो है। किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हैं ये है, दिस इज ए राइटिंग बोर्ड, और दिस इज ए पेन, चॉक, फोन, एनीथिंग, मतलब कोई चीज है। जब हम बात करते हैं कि ये चीज है, मतलब वी आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं कि ये चीज है, तो हम यूज करेंगे इज का। और जब हम यूज करेंगे कि ज्यादा चीजें, मतलब एक तो हो गया सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिर्फ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं या कोई भी सिंगुलर, ही इज रनिंग, तो ही क्या है यहाँ पे, ही इज सिंगुलर, हम वह के बारे में बात कर रहे हैं। और जो हम यूज कर रहे हैं लड़के के बारे में, वह हम यूज करते हैं लड़के के बारे में, बॉय, शी फॉर गर्ल। जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं सिंगुलर, तो हम इज और आर का यूज करेंगे। प्लूरल होगा तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सपोज हम बात करते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, दो सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं हम हियर वी आर टॉकिंग फॉर प्लूरल, हम ज्यादा, हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है, हम मे बी बॉय और गर्ल, मे बी ही और शी, बट हम वी हम दौड़ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे प्लूरल लेके चला है, तो है कि यहाँ पे इंग्लिश जो बनाएंगे हम इज नहीं बनाएंगे, आर बनाएंगे, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। तो वी आर रनिंग। अगर ऐसे ही सेंटेंस में होता कि वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। अब हमें पता है कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि रहा है, तो वह क्या है यहाँ पे, ही दौड़ रहा है, लड़का है, तो ही हो गया यहाँ पे ही। अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है लिखा है तो मतलब इज आ जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आएगा, इज, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर हम यहाँ पे ही लेके चल रहे हैं, और ये हमारा हो सकता है शी होगा, तब भी हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो हमने क्या इसमें देखा, जो भी हमारा सिंगुलर होगा, ही होगा या शी होगा, उसके साथ हम इज यूज करेंगे है के लिए प्रेजेंट सेंटेंस में। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। एम हमने इस्तेमाल किया हूं के लिए जब हमारा सिंगुलर होता है, व्हेन वी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग समवेयर, और आई एम रनिंग। तो जब आई एम यूज कर रही हूँ, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, तो जो हूँ आएगा उसकी जगह हम एम का यूज करेंगे। तो आज हमने सीखा इज, एम, आर, जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट सेंटेंस में। प्रेजेंट सेंटेंस में इज और आर हम इज सिंगुलर के लिए, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। किस जगह पे है के लिए हमने इस्तेमाल किया है इज और आर, और मैं हूं के लिए हमने एम का इस्तेमाल किया। इसके और भी सेंटेंस लेके आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस सब्जेक्ट को।